बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू दी NSB1 अकेडमी। स्टूडेंट्स, हमने सीक्वेंस और सीरीज़ का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस और जियोमेट्रिक सीक्वेंस पे है। तो इसमें हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को देखेंगे, वो कौन सी सीक्वेंस होती है, और जियोमेट्रिक सीक्वेंस को देखेंगे। इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के प्रैक्टिस करेंगे और जियोमेट्रिक सीक्वेंस के भी एक एग्जांपल करवाऊंगा ताकि क्लियर हो जाए। और फिर फर्दर जो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस पे चलेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे पहले, उसके बाद जियोमेट्रिक सीक्वेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। तो चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो स्टूडेंट जिन्होंने सीक्वेंस और सीरीज़ वाली जो डेफिनेशन हम डिस्कस की थी दोनों की, वो लेक्चर अभी नहीं देखा, वो सबसे पहले लेक्चर वो वाला देख ले, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखे। सीक्वेंस हमने पढ़ा था, सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होती है जो एक फार्मूले को फॉलो कर रहे होते हैं। अभी मैं एक सीक्वेंस यहाँ पे लिखता हूँ 1 4 7 एंड सो ऑन। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स कि अरिथमेटिक सीक्वेंस मैं आप बताता हूँ डेफिनेशन इसकी क्या है। अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिनमें टर्म्स, जो उसकी टर्म्स होती हैं उसके दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अभी हमने देखना है कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अभी देखिएगा स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि कॉमन डिफरेंस ये सभी नंबर्स में जो कोई ना कोई इसमें कुछ है, सभी में कॉमन है कुछ। देखिएगा अभी जो 4 को मैं 1 से माइनस करूं तो वो क्या आ रहा है 3। अभी देखिए 7 को 4 से माइनस करूं तो वो क्या आ रहा है 3, कि इनमें कुछ कॉमन है सभी टर्म्स को। सभी टर्म्स में मैं 4 को 1 से कर रहा हूँ फिर भी 3 आ रहा है, 7 को 4 से कर रहा हूँ फिर भी 3 आ रहा है। इसी तरह सो ऑन चल रही है ये सीक्वेंस जो कि इनफिनाइट सीक्वेंस है। तो ये होगी अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है। अभी मैं लिखता हूँ जी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है और इसका जो जर्नल फार्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का, डी इज इक्वल टू an-1। अभी देखिएगा ये जर्नल फार्मूला किस तरह बनाया जाता है। अभी आप लेट कर लेंगे, ये जो मेरे पास 7 है वो मेरे पास n टर्म है, n आएगा, इधर इधर आएगा 7, और जो उससे पिछली टर्म है 7 से पिछली टर्म जो है n से बैक जो टर्म होती है पिछली टर्म, उसको हम n-1 कर देते हैं। अगर जो फर्दर होती है उसको हम n+1 लिख देते हैं। तो अभी देखिएगा ये जो कॉमन डिफरेंस का जनरल फार्मूला है। अभी देखिए 7 an लेट किया कि मेरे पास 7 है, जो लास्ट टर्म है, nth टर्म है, लास्ट टर्म है, और जो उससे पिछली टर्म है वो क्या है 4 -4। अभी देखिए ये मेरे पास क्या आ रहा है 3। इसी तरह ये जनरल फार्मूला आपने याद कर लेना है कॉमन डिफरेंस का, an-1। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अभी मैं इसको रेज करता हूँ। ये तो हो गया जी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन होता है और उसका जनरल फार्मूला इस तरह होता है। अभी देखिएगा अरिथमेटिक सीक्वेंस एक जनरल फार्मूला ड्रा करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इस तरह ये जनरल फार्मूला बनता किस तरह है। अभी ये देखें, ये जो फर्स्ट वाली टर्म होती है ना इसकी, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था सीक्वेंस वाले टॉपिक में, कि ये जो इसकी फर्स्ट वाला नंबर होता है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सेकंड टर्म बोलते हैं, इसको हम A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, एंड सो ऑन चलती जा रही हैं ये। अगर वो एक फाइनाइट सीक्वेंस हो, लास्ट पे कोई टर्म हो, तो उसको हम AN कह देते हैं। अभी देखिएगा मैंने लिखा जी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अभी देखिए A1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अभी देखिए जी A2 इज़ इक्वल टू A1 में कुछ ऐड करें, क्या ऐड करें? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा था? अभी हमने देखा 7 - 4 क्या आया 3। अगर हम 4 - 1 करें वो भी क्या आ रहा है 3। सिर्फ एक टर्म को चेक कर लेते हैं हम, बार बार सिर्फ एक टर्म को चेक करें और फिर एक को करें, दो टर्मों को चेक कर ले, अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है सभी का, तो इसका मतलब ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो ये मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस था वो क्या आया था 3। तो देखिए A2 जो मेरे पास आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, A1 मेरे पास 1 है और जो D है मेरे पास 3 है कॉमन डिफरेंस, और ये आया 4। अभी देखिए मैंने इस फार्मूले के तहत A2 इज़ इक्वल टू A1 + D, A1 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ रही थी। अभी स्टूडेंट ये देखिएगा, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको,
एक ये स्टेप और एक ये वाला स्टेप है। अब जो मेरे पास थर्ड स्टेप है, देखिएगा थर्ड वाली टर्म अगर मैं A3 लिखूं, A3 में क्या आएगा, A3 पे आप लिखेंगे A2 प्लस D। अभी देखिए जी A3 और ये जो A2 की वैल्यू मेरे पास 4 है, सॉरी A2 नहीं, आप यहाँ पे लिखेंगे A1 को लेके चलेंगे क्योंकि हमने एक जनरल फार्मूला बनाना है। तो ये देखिए A3 इज़ इक्वल टू A1 को 2D करूँगा, 2D आया। A1 मेरे पास 1 है, मैं इसकी जगह पे 1 रखता हूँ, ये A3 है, 1 रखा प्लस 2 और D मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, मेरे पास 3 है। तो अभी देखिए जी 1 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 7, ये मेरे पास आया A3। अभी देखें इससे हम एक जनरल फार्मूला लेट कर सकते हैं। इसी तरह सो ऑन है, अगर देखिए मेरे पास A4 होएगा तो वो किस तरह आएगा, A1 प्लस 3D। इसी तरह अगर A5 होगा वो क्या आएगा, A1 प्लस 4D। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4D आएगा। जितना यहाँ पे n होगा उससे एक कम टर्म आ रही है। अभी हम इसी से एक जनरल फार्मूला निकालने लगे हैं। अब देखें ये A1 इज़ इक्वल टू 1, A2 क्या था, A1 प्लस D, A1 प्लस 1D, क्लियर, तो वो आया 4। इसका मतलब ये कुछ इस तरह का फार्मूला लगाए तो हमारे पास A2 आ रहा है। अभी जो A3 आ रहा है वो किस तरह आ रहा है, इज़ इक्वल टू A3 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 2D किया तो मेरे पास वही नंबर आ गया जो सीक्वेंस में चल रहा था। इसी तरह 4 में करेंगे तो वो आएगा जो मैंने अभी लिखा था, A4 जो है वो इक्वल होएगा A1 प्लस 3D। अब इससे जनरल फार्मूला क्या होगा, अगर मैं ये चलता जाएगा सो ऑन, ठीक है, तो जब मेरे पास nth टर्म आएगी वो किस तरह आएगी, A1 एज इट इज़ चलेगा, A1 क्योंकि सभी में आ रहा है, ये देखें A1 फिर A1, 4 में किया था उसमें भी A1, तो जो लास्ट वाली टर्म आएगी उसमें भी A1 आएगा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 2 आया, 2D आया। जब यहाँ पे 2 था तब 1D आया। जब 4 आएगा तब हमने देखा वो 3D आ रहा था, ये देखा हमने A1 प्लस 3D। जब 5 था तो मेरे पास आ रहा था 4D से, मेरे पास वो सीक्वेंस बन रही थी। तो अब देखिए मेरे पास है n टर्म है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, n माइनस 1D। क्या मतलब कि अगर ये 5 बड़ा है उससे एक छोटा नंबर आ रहा है, n बड़ा है और n में से एक माइनस कर देंगे तो उससे एक छोटा नंबर आ जाएगा। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये जर्नल फार्मूला है, इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे अभी। तो इसमें सिर्फ इतना ही था, अरिथमेटिक सीक्वेंस को हमने देखा जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला देखा। उसके बाद हमने ये जनरल फार्मूला ड्राइव किया कि ये जनरल फार्मूला किस तरह बनता है। A1 किया, A2 में हमने देखा जब 2 होता था D1 आता था, जब 3 होता था D जो है वो 2 आता था, जब 4 होता था D जो है 3 आ रहा है, 5 था D जो है 4 आ रहा था। इसलिए इसी तरह जब AN आएगा, A1 एज इट इज़ आएगा प्लस n माइनस 1, n से छोटा नंबर आएगा। तो ये जो हो गया, ये हमारा जनरल हो गया फार्मूला अरिथमेटिक सीक्वेंस का। इस फार्मूले के तहत हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे अभी। तो अभी चलते हैं हम जियोमेट्रिक सीक्वेंस पे। स्टूडेंट्स उसी तरह का थोड़ा सा मिलता जुलता ही है अरिथमेटिक क्या। तो इसमें देखिएगा जियोमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसका कॉमन रेशो जो है वो सेम होता है। अभी देखिएगा मैं एक सीक्वेंस ड्रा करता हूँ, 2 4 8 16 एंड सो ऑन। ये मैंने एक सीक्वेंस ली है। अभी ये देखिए मैंने आपको बताया कॉमन रेशो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कॉमन रेशो को डिनोट किया जाता है आर से। कॉमन रेशो क्या होती है बेसिकली, कॉमन रेशो जो है an माइनस 1। अब ये तो हो गया इसका जनरल फार्मूला जिस तरह हमने डी का निकाला था। इसी तरह ही है जिस तरह हमने डी का निकाला था। कॉमन रेशो इस तरह होती है स्टूडेंट्स के nth टर्म अगर हम 4 लेट करें या उस nth कह लें कि बड़ी टर्म है, एक बड़ी टर्म को पिछली वाली टर्म से n-1 वाली टर्म से डिवाइड करना है, तो जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा,
कॉमन रेशो आएगा। 4 को 2 के साथ करूँगा तो मेरे पास आएगा 2। अगर मैं 8 को nth टर्म ले लूँ, 8 को मैं करूँ पिछली वाली टर्म के साथ, मेरे पास आ रहा है फिर भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब कि इसका जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जो इसकी कॉमन रेशो है, जो सभी में रेशो आ रही है वो 2 की आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशो। तो रेशो में हम जो है लास्ट वाली टर्म को बैक वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो इसका जो कॉमन रेशो आया है वो मेरे पास आया है 2। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर हो जाएगा कि जो अरिथमेटिक में होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है और जियोमेट्रिक में कॉमन रेशो होता है। रेशो भी हमने देख लिया, जब an ओवर an-1 टर्म को डिवाइड करते हैं तो वो होता है हमारे पास कॉमन रेशो। तो अभी इसका जनरल फार्मूला इसी तरह निकालेंगे। तो इसी तरह ये इसकी फर्स्ट टर्म होगी a1, ये होगी a2, ये a3, a4 एंड सो ऑन। तो ये मैंने इनफिनाइट सीक्वेंस ली है तो इसलिए ये सो ऑन चलेगा। तो अभी देखिएगा a1 मेरे पास है, a1 इज़ इक्वल टू 2। अभी जो a2 है वो मुझे किस तरह आएगा, a2 इज़ इक्वल टू a1। a1 को मैं r के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो उस वक्त मेरे पास वो 4 बनेगा। तो ये देखिएगा a1 मेरे पास क्या है 2, और जो मेरे पास r है, जो कॉमन रेशो आई थी वो कुछ इस तरह आई थी, 2 आई थी। हमने अभी डिस्कस किया है इसको कॉमन रेशो क्या होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो कॉमन रेशो आई है वो मेरे पास 2 आई है। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास a2 टर्म आ गई। क्लियर है स्टूडेंट? जिस तरह हमने अभी कॉमन डिफरेंस में देखा था उसमें हम एडिशन के लिए आंसर कर रहे थे, यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन के। तो अब नेक्स्ट टर्म देखिएगा, नेक्स्ट टर्म के लिए देखें a3 है, यहाँ पे a1 ही लेके चलेंगे जिस तरह कॉमन अरिथमेटिक सीक्वेंस में लेके चले थे, यहाँ पे a1 लेके चलेंगे तो जो मेरे पास नेक्स्ट आएगा r का स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखें a1 मेरे पास क्या है 2, a1 मेरे पास 2 है, कॉमन रेशो मेरे पास 2 है और उसका स्क्वायर है 2, और 2 का स्क्वायर 4, और 2 को 4 के साथ करवाऊँगा तो 8। अब देखें ये मेरे पास a3 टर्म सीक्वेंस में ऑलरेडी है। तो इसका मतलब ये वाली जो सीक्वेंस है, सभी सीक्वेंस जियोमेट्रिक सीक्वेंस वो इसी तरह के फार्मूले को एक फॉलो कर रही होंगी कि a1 इज़ इक्वल टू 2 हुआ, a2 इज़ इक्वल टू a1 एज इट इज़, और r की पावर जो है वो 1 आएगी। जब 2 होगा तब 1 आएगी, जब 3 होगा r की पावर 2 आएगी, जब 4 होगा तो r की पावर 3 आएगी, जब 5 होगा, जब a5 टर्म होगी उसकी जो पावर होगी r की वो 4 आएगी, मतलब कि एक जो n टर्म होगी उससे एक कम आएगी। तो इसी तरह जब जो जनरल फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह होगा, an टर्म जो है इज़ इक्वल टू a1, और r में हमने देखा जो यहाँ पे टर्म होती थी 5 थी तो तब 4 आ रहा था, 4 था तब 3 आ रहा था। तो जब n होगा तो फिर वो क्या आएगा, एक n से छोटा आएगा, n-1 कर दूंगा तो ये आ गया। तो ये मेरे पास जो है जनरल फार्मूला है जियोमेट्रिक सीक्वेंस का। तो अभी हम जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस की प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले मैं आपको जियोमेट्रिक सीक्वेंस की एक एग्जांपल करवा देता हूँ। इसको हम ब्रीफली प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की भी। तो अभी जो है हम पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस की करेंगे, तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि ये किस तरह आया, ये क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल इसकी करवाऊँगा, इसको वाइंड अप करेंगे, इसकी एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे। तो अभी जो होगा वो हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं, पहले जियोमेट्री करते हैं, फिर उसके बाद अरिथमेटिक्स की प्रॉपर देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब देखिए जियोमेट्रिक सीक्वेंस जो है वो कह रहा है फाइंड दी 5th टर्म, और जो जियोमेट्रिक सीक्वेंस है वो ये है 3, 6, 12 एंड सो ऑन। अभी देखें हमने फाइंड क्या करना है, टर्म फाइंड करनी है। हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था टर्म को इस तरह डिनोट किया जाता है a1, a2, a3 एंड सो ऑन। तो अभी जो हमने फाइंड करना है वो कुछ इस तरह का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने 5th टर्म फाइंड करनी है, a5 हमने फाइंड करना है। तो हमने जो जनरल फार्मूला देखा था वो जनरल फार्मूला कुछ इस तरह था, an, a1
और r की पावर n-1। ये हमने जनरल फार्मूला देखा था। तो इसके लिहाज से अभी मुझे चाहिए a1 चाहिए, a1 क्या है, उसके बाद r चाहिए, r क्या है, और n चाहिए। अभी देखें जी, a1 मेरे पास ये जो सीक्वेंस है इसमें a1 फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, तो यहाँ पे a1 मेरे पास आ गया इज़ इक्वल टू 3। क्लियर। उसके बाद मुझे चाहिए r जो है वो मेरे पास आएगा, कॉमन रेशो जो आ रही है वो आ रही है 2, तो r इज़ इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास। उसके बाद मुझे चाहिए n की वैल्यू। उसने मुझे कहा है कि फिफ्थ टर्म फाइंड कर दें, तो इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो मेरे पास 5 है। अभी इन सभी वैल्यूज़ को मैं इस फार्मूले में पुट करूँगा। जब पुट करूँगा तो मेरे पास जो है फिफ्थ टर्म आएगी, ये मुझे फाइंड करना है। n की जगह पे मैं 5 रखूँगा क्योंकि मुझे फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है इसकी सीक्वेंस की। तो कुछ इस तरह आएगा, a1 जो है मेरे पास 3 आएगा, उसके बाद r जो है मेरे पास है 2, और n जो मेरे पास 5 और -1, 3 और ये 2 की पावर 4। ये जो एक इससे 5 - 1 जो है वो 4 होएगा, और 2 की पावर जो 4 है वो 16 होगी, और ये हमारे पास 48 आएगा। इसका मतलब जो फिफ्थ टर्म होगी वो मेरे पास क्या होगी, 48 होगी इस सीक्वेंस की, इस जियोमेट्रिक सीक्वेंस की। वो आपसे कुछ इस तरह भी पूछ सकता है, वो आपको एक सीक्वेंस दे के तो वो आपसे n की वैल्यू पूछ सकता है, वो आपको ये वाली टर्म दे सकता है और आपसे n की वैल्यू पूछ सकता है, और भी इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो अभी जो है वो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे। इसके 2 लेक्चर बन सकते हैं प्रैक्टिस के, एक प्रैक्टिस हाफ प्रैक्टिस इस लेक्चर में कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट हाफ प्रैक्टिस होगी इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के क्वेश्चंस की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये तो मैंने जस्ट बता दिया, इसकी भी हम प्रॉपर 1 या 2 या 3 जितने भी लेक्चर बनेंगे इसकी प्रैक्टिस के वो भी हम देखेंगे। तो अभी करते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की प्रैक्टिस। ले जी स्टूडेंट्स, इसमें हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो BS का सेकंड सेमेस्टर है उसी में भी यही क्वेश्चन है, उनके जो आउटलाइन में है। तो ये जो एक्सरसाइज 6.2 है फर्स्ट ईयर की, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 लिया है और वो कह रहा है कि फ़र्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो मुझे फाइंड कर दें। फर्स्ट 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी है इसमें। अब देखें, A1 उसने दे दिया कि वो है 5। अब उसने उससे जो सीक्वेंस थी उसमें से कोई 3 नंबर आपको उठा के दे दिए हैं कि ये जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। उसने 3 टर्म्स उठा के दे दी, 3 टर्म्स उठा के दी हैं। इसमें से जो सबसे पहले तो मैं फार्मूला लिखता हूँ कि मुझे फ़र्स्ट 4 टर्म्स के लिए क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा। अभी देखिए, A1 इज़ इक्वल टू है 5। फिर हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस में डिस्कस किया A2 इज़ इक्वल टू होता है A1 प्लस D। फिर हमने देखा A3 इक्वल होता है A1 प्लस 2D। फिर हमने देखा A4 इज़ इक्वल टू था A1 प्लस 3D। A1 तो मेरे पास है 5। अभी मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है, D की। कॉमन डिफरेंस नहीं है मेरे पास, तो कॉमन डिफरेंस के लिए उसने मुझे 3, कोई भी 3 हमने डिस्कस किया। ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट वाली को करें या किसी को, हम किसी टर्म में से भी को माइनस करें तो फिर हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आता है। अभी देखें, ये उसने 3 टर्म्स दिए हैं, इसमें से मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। तो यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखिए, 26 को 23 से माइनस करूँ तो वो क्या आ रहा है, इज़ इक्वल टू 3। 29 को 26 से करूँ वो भी 3 आ रहा है। तो इसका मतलब D जो है वो मेरे पास है 3। कॉमन डिफरेंस मेरे पास 3 आ गया है। तो अभी जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरे पास 3 के इक्वल आ गया। अभी मैं उसकी वैल्यूज़ पुट करूँगा। A1 की जगह पे 5 रखूँगा, प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8। उसके बाद A1 की जगह पे 5 और 2 प्लस 2, और D जो है वो मेरे पास 3 है। तो ये आएगा 5 प्लस 6, 2 को 3 के साथ करूँगा 6 आएगा, तो ये प्लस करूँगा तो 11 आ जाएगा। उसके बाद A1 जो है वो मेरे पास, मैं सिर्फ वैल्यू जस्ट पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, A1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। A1 5 है, प्लस 3 जो है वो फार्मूले का, और D जो है वो कॉमन डिफरेंस 3 इज़ इक्वल टू, ये मेरे पास 14 आएगा। देखिए, 3 को 3 के साथ किया 9 को प्लस 5 करूँगा तो वो मेरे पास 14 आएगा। तो उसको मैंने
फर्स्ट टर्म तो उसने हमें दी हुई थी ऑलरेडी, और उसने कहा था नेक्स्ट जो फर्स्ट 4 उसको टर्म चाहिए थी, तो वो हमने उसको फाइंड कर दी हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसकी जो फर्स्ट 4 टर्म्स होंगी वो कुछ इस तरह होंगी। 5 जो है A1, A2 है 8, A3 11 एंड 40। ये उसकी जो है इस जो सीक्वेंस की जो उसने कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा के देंगी थी उसका ये फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ले जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ़ ये हमारे पास एक उसने सीक्वेंस लिख दी है an-3 इज़ इक्वल टू 2n-5, तो वो कह रहा है कि इसकी मुझे nth टर्म आप फाइंड कर दें। अभी देखें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है an-3 इज़ इक्वल टू 2n-3। अभी मुझे यहाँ पे चाहिए nth टर्म है। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है n-3 a के नीचे n-3 है। अगर मुझे nth यहाँ पे n चाहिए, n मुझे बचना चाहिए पीछे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे n की जगह वैल्यू पुट करने पड़ेगी। n को यहाँ पे लिखेंगे जी, मैं n को रिप्लेस कर रहा हूँ, रिप्लेस n बाय n+3। अभी मैं यहाँ पे n+3 लिखूँगा, n की जगह पे n+3 और ये -3, प्लस का 3 और माइनस का 3 काट जाएगा और मेरे पास क्या बच जाएगा, n बच जाएगा। तो यही तो मुझे चाहिए कि वो कह रहा है कि मुझे यहाँ पे इसमें से आप nth जो वैल्यू है वो मुझे निकाल दें, nth टर्म जो है। अभी देखें मैं यहाँ पे लिखूँगा रिप्लेसिंग n बाय n को करना है रिप्लेस बाय n+3 से, तो अभी आएगा n+3 - 3। ये जो n है इसकी जगह पे मैंने ये रिप्लेस कर दिया है, n को मैंने n+3 लिख दिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? उससे क्या होगा, हमारे पास जो है an बच जाएगी जो उसने कहा है कि nth टर्म फाइंड कर दे, इज़ इक्वल टू जहाँ जहाँ पे n आएगा वहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ जी, n+3। उसके बाद ये +3 कट जाएगा -3 के साथ, यहाँ पे बचेगा an। तो यही हमारी nth टर्म होती है। तो उसने यही कहा था कि आप nth टर्म फाइंड कर दें, इसलिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया n को n+3 से, तो मेरे पास nth टर्म बन रही थी। उसके बाद 2n + 6 - 5 2n+1, तो ये जी मेरे पास आंसर है, मैंने उसको nth टर्म फाइंड कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी चलते क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊँगा आपको, नहीं पहले 3 करवा देते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स उसको आपको वो कह रहा है कि जो 5th टर्म है अरिथमेटिक सीक्वेंस की या AP की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को भी अरिथमेटिक सीक्वेंस को बोलते हैं। तो वो कह रहा है 5th टर्म ऑफ AP इज़ 16 है। तो उसके बाद वो कह रहा है एंड दी 20 और जो 20 टर्म है ऑफ AP की वो है आपके पास 46, और आपने फाइंड क्या करना है, वो कह रहा है आप फाइंड कर दे 12th। ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो आपने ये फाइंड करना है। अभी जी ये 5th टर्म है जो कि ये है, इसको मैं 5th टर्म को कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सोल्यूशन A5 मेरे पास 5th टर्म है, A5 इज़ इक्वल टू 16 और जो A20 है वो मेरे पास है 46। तो हमने देखा हमें जो फार्मूला चाहिए ये जो होगा ये इक्वल होगा इसके A12 इज़ इक्वल टू A1 + 11D। ना तो अभी मेरे पास A1 है, ये देखिए ये 5th है और ये 20 टर्म है, ना मेरे पास फार्मूले में A1 है, कहीं पे उसने गिवन नहीं दिया, और ना मेरे पास D है। जब मेरे पास A1 नहीं है, D नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अभी देखें A5 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। A5 को हमने डिस्कस किया, A5 को A1 + 4D लिखा जा सकता है। उसके बाद A20 को A1 +
19D, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह इसको लिखा जाता है। उसके बाद आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दें। ये ले जी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करने लगा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ। यहाँ पे A1 प्लस 19D इज इक्वल टू 46 A1 प्लस 4D और 16। अभी क्या करना है जी, माइनस करना है, तो सभी के साथ माइनस लगा दें। ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 19D है और 4D है माइनस का, तो ये मेरे पास आएगा 15D। और ये जो 46 में से माइनस 16 निकाल दूंगा तो वो मेरे पास आएगा 30। और D जो मेरे पास है 15 इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके डिवाइड होएगा, ये कैंसिल होगा, कॉमन डिफरेंस मेरे पास 2 आ गया। अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा था जो A12 टर्म थी, यही तो मुझे फाइंड करनी है, जो कि A1 प्लस 11D है। तो D मेरे पास आ गया। अभी हमारा रह गया कि हमने A1 कैसे फाइंड करना है। A1 के लिए D को तो D मेरे पास आ चुका है स्टूडेंट्स। अभी मुझे चाहिए A1। अगर मैं D को पुट करूँ इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो मेरे पास जो है A1 की वैल्यू सिंपल आ जाएगी। अभी मैं D को इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन 3 कह लें और इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, A1 प्लस 4 मेरे पास है फार्मूले का, और D जो मेरे पास है 2 इज़ इक्वल टू 60। अभी A1 इज़ इक्वल टू, ये जो 8 हो जाएगा 16 माइनस 8, ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 होगा, इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 8, और ये मेरे पास A1 जो है वो 8 आ जाएगा। तो अभी स्टूडेंट्स इस तरह भी आप कर सकते हैं। एक हमने जर्नल फार्मूला पढ़ा था जो कि कुछ इस तरह था, AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D। आप इस फार्मूले में भी ये वैल्यूज़ रख दें, फिर भी आपके पास 12th जो टर्म है वो आएगी, या फिर आप ये इसमें रख दें, फिर भी आपके वही पास वही आएगा। अभी जो है बेटर जो है वो आप इसमें से करें। वो इस तरह फाइंड कौन सी करनी है टर्म जी, 12th, ये उसने लिखा हुआ 12th टर्म। इसमें 12th टर्म जो है, यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो आएगी 12। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्योंकि उसने कहा 12th टर्म फाइंड कर दें AP की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। उसके बाद A1 जो है वो मेरे पास आया है 8, उसकी जगह पे वैल्यू रखी। उसके बाद प्लस N जो है वो मेरे पास है 2। उसके बाद सॉरी, ये तो कॉमन डिफरेंस है 2। जो मेरे पास N की वैल्यू है वो है 12। उसके बाद -1 और D मेरे पास है 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी देखिएगा, इससे भी यही चीज़ बननी है। आप चाहें जो आपको इजी लगता है, अगर आप ये फार्मूला लगाना चाहते हैं आप ये लगा लें, अगर ये नहीं लगाना चाहते आप डायरेक्ट जो हमने डिस्कस किया था कि जब n की वैल्यू 12 होती थी तब यहाँ पे 11D आता था, जब 13 होगी तब क्या आएगा, 12D आएगा। मतलब कि ये जो टर्म होती है उससे एक कॉमन डिफरेंस होता है। क्लियर है? तो इसमें देखिए जी, अब देखिए ये क्या होगा, 8 प्लस 11। अभी ये देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये किस तरह बनेगा। ये D को एज इट इज़ रहने दें, और ये देखें, ये A1 8 जो है ये देखें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए इन दोनों फार्मूलों में कोई फ़र्क नहीं है। ये हमने जर्नल बनाया हुआ है। ये देखें, A12 था,
A1 n की जगह पे 12 आ रहा था, वो मैंने किया A1 एज इट इज़ प्लस 12 माइनस 1 11 और ये D, तो ये देखे वही चीज़ बन गई है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अभी जो है मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 2 8 प्लस 22 और ये मेरे पास आएगा 30। तो ये मैंने उसको A12 जो टर्म थी वो मैंने उसको फाइंड कर दी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। ये इसका आपको हिंट दूंगा, ये बोर्ड क्वेश्चन है, इसका हिंट दूंगा, आपने खुद ही करना है। अगर कोई किसी स्टूडेंट से नहीं हो रहा ये, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी देखिए वो कह रहा है कि आपने फाइंड जो करनी है वो करना है A13। तो अब मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए A13 के लिए? यहाँ पे ये मेरे पास है A1 प्लस n माइनस 1 D। A1 की वैल्यू चाहिए और मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस मैं यहाँ से निकालूंगा 1 माइनस x। क्लियर है? ये आ गया कॉमन डिफरेंस। उसके बाद जो मुझे चाहिए A1 है, A1 इज़ इक्वल टू x और जो n की वैल्यू है वो है इज़ इक्वल टू 13। A13 है। वैसे चले कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, देख लेते हैं। A13 है, ये मुझे फाइंड करना था। A1 जो है वो x है प्लस n की जगह पे मैंने 13 माइनस 1 और D जो है वो मेरे पास है 1 माइनस x प्लस 12 1 माइनस x प्लस 12 माइनस 12x 12 माइनस 11x। तो ये जो मेरे पास है A की 13 है, A13 टर्म है। इसी तरह सभी क्वेश्चंस होंगे कि